हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लास 11th के काइनेमेटिक्स का ये टॉपिक है। क्लास 9th का जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी को बहुत ही डिटेल में मैंने बताया था। आप लोगों ने उसको निश्चित रूप से देखा होगा। अब मैं आप लोगों को पहले तो कुछ प्रश्न पूछता हूँ। यदि आप लोग उन प्रश्नों के सही सही जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब है कि ये स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। यदि आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने में समय लगता है या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सोचने के बाद कोई उत्तर आ पाएगा, तो फिर आप आज ये वीडियो वापस देखिए। इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से वापस बताए हैं। तो क्वेश्चंस है इस तरीके से, रैपिड राउंड फायर जिस तरीके से होता है ना, उस तरीके से मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में उसके आंसर लिख लो। बाद में मैं इस वीडियो के बीच में इनके क्या आंसर सही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। आपको बताना है फॉल्स और ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अभी जितने भी मैं स्टेटमेंट बोलूंगा सब में आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है या सही नहीं है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो in a time interval. It is possible that instantaneous velocity is never zero in the interval. The average velocity of a particle moving on a straight line is zero in a time interval. It is possible that instantaneous velocity is never zero in the interval, assuming acceleration is not infinite. Can an object have varying speed without having varying velocity? Can an object have varying velocity without having varying speed? A particle moving on a straight line and its position and velocity have opposite sign. Particle is moving towards origin. The magnitude of the velocity of a particle is equal to its speed. The magnitude of average velocity in an interval is equal to its average speed in that interval. Average speed is the magnitude of average velocity. It is possible to have a situation in which speed of particle is always zero but average speed is not zero. It is possible to have a situation in which the speed of a particle is never zero but average speed in an interval is zero. Can a body have zero average speed but non-zero average velocity? Average speed of a particle in a given time is never less than the magnitude of the average velocity. Can a object have zero average velocity in a time interval? And it is possible that instantaneous velocity is never zero in that interval. बच्चों, आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर क्या देने हैं कि ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी दिए हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। यदि आपने इन सब क्वेश्चंस का आंसर इसी रैपिड फायर में फटाफट दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। स्पीड एंड वेलोसिटी आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। और चार टर्म जो ये है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इन चारों जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, ये चारों टर्म्स हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम कितना लगा उसको कवर करने में। यानी एक टाइम इंटरवल हमें दिया हुआ होगा, उसके अंदर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से रवाना होता है और पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है। इसके बीच में मान लीजिए एक पॉइंट है सी भी है। ऑब्जेक्ट पहले ए से सी तक जाता है, फिर सी से बी तक जाता है। हमें ये कहा जाए कि आपको ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट जो गया है इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो बच्चों, ए से सी तक की मान लीजिए डिस्टेंस है S1, इसको टाइम लग गया T1 और इसकी स्पीड थी v1। सी से बी तक जाने में डिस्टेंस कवर हुआ S2, टाइम लगा T2 और इसकी स्पीड जो थी वो थी
V2। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड कि अपने को निकालना क्या है, एवरेज स्पीड फ्रॉम A टू B, यानी ऑब्जेक्ट A से B तक जो गया है इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो हम लिखते हैं V एवरेज इज इक्वल टू, अब A से B तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, डिस्टेंस कवर की है इसने S1 प्लस S2, टोटल डिस्टेंस इतनी कवर हुई है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल हुआ है वो डिस्टेंस है। टाइम टेकन, बच्चों इसमें टाइम के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम वही काउंट होगा जितने समय तक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, जब तक डिस्टेंस कवर होती जा रही है वो टाइम काउंट करना है। तो टोटल टाइम हमें क्या लगा, T1 यहां लगा, T2 यहां लगा, तो टोटल टाइम हो गया बच्चों T1 प्लस T2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ, कहां से कहां तक, A से B तक, जिसमें C एक पॉइंट है। यदि C पॉइंट अपन नहीं मानते और सीधे कह देते कि A से B तक, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि एवरेज जो स्पीड है वह होती है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। यदि हम डिस्टेंस को सिंपली S ले लेते हैं और टाइम को T ले लेते हैं तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है S अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले की अपने को जरूरत भी कई जगह पड़ेगी। अब बच्चों इसमें देखो टर्म हमारे पास में तीन चीजें हैं, एक तो ये आई थी डिस्टेंस, एक टाइम और एक स्पीड। अब एवरेज स्पीड के अंदर यदि आप A से C तक की निकालते हो, A से पॉइंट A से C तक का, तो स्पीड क्या दी हुई है V1, डिस्टेंस कितनी है S1, टाइम कितना है T1। तो बच्चों V1 बराबर S1 अपॉन T1। इसी तरीके से V2 बराबर S2 अपॉन T2। यदि हमें केवल A से C तक के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला लगा लो, यदि हमें केवल C से B तक के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला लगा लो, और यदि हमें A से B तक की एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जाए और हमें S1, T1, V1 इस तरह से दिया हुआ हो तो हम V एवरेज का फॉर्मूला ये लगाएंगे। अब इस फॉर्मूला में बच्चों थोड़ा सा देखा जाए तो अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे कि देखो कि V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अब क्वेश्चन में हमें किस तरीके से दिया हुआ है, हमें क्या डिस्टेंस दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, या अलग अलग स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, या स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, वो हमें कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में है। और दूसरा क्या था, V1 बराबर S1 अपॉन T1 और V2 बराबर S2 अपॉन T2। अब यदि स्पेशल कंडीशंस की यदि हम बात करते हैं बच्चों, स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं और हमें ये कहा जाए कि T1 इज इक्वल टू T2, यानी हमें दो स्लॉट दिए जाए और कहा जाए कि आपको एवरेज स्पीड निकालो, टाइम इंटरवल दोनों के सेम है, ये 1 आवर के लिए कुछ डिस्टेंस कवर होती है, नेक्स्ट 1 आवर के लिए कुछ डिस्टेंस कवर होती है, यानी टाइम हमें सेम दे दिया गया है। तो क्या होगा बच्चों, इसी फॉर्मूले में देखो एक चीज तो कीमती केवल एक इतनी है और ये है, इसके अलावा सारा का सारा अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का मान उसमें रख के इस तरीके से चेंज करके फिजिक्स आपके यहाँ पे पूरी हो जाती है। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन है तो मैं और बता देता हूँ। तो ये V एवरेज क्या हो जाएगी, V एवरेज बराबर हो जाएगी S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू मान लेते हैं हम T, तो ये हो गया आपके 2T। अब बच्चों S1 किसके बराबर है, देखो S1 बराबर होता है V1 T1, S2 किसके बराबर V2 T2। अब इसी फॉर्मूले से यदि आप यहां रखते हो तो V1 T1 की जगह T प्लस V2 T की जगह T डिवाइडेड बाई 2T, इसको आप सरल करते हो आ जाता है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आया,
स्पीड जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। यानी क्वेश्चन जिस तरह से दिया जाता कि कोई ऑब्जेक्ट 1 आवर में इस स्पीड से गया, नेक्स्ट 1 आवर में इस स्पीड से गया, यानी टाइम इंटरवल सेम दे दिया गया, स्पीड अलग अलग दे दी गई और कहा गया इसकी एवरेज स्पीड निकालो, तो हमें उन दोनों को जोड़ के एक तरीके से उनका मीन निकालना है। अब क्वेश्चन के अंदर टाइम इंटरवल अलग अलग होता और डिस्टेंस सेम हो जाती तो क्या होता, इसमें चेंज करके देख लो। कंडीशन पहली ये हो गई। यदि दूसरी कंडीशन होती कि S1 बराबर S2 बराबर मान लीजिए S हो जाता तो क्या हो जाता। क्वेश्चन कैसा बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता कि एक ऑब्जेक्ट जैसे 100 मीटर 2 आवर में जाता है और नेक्स्ट 100 मीटर 3 आवर में जाता है, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता था। तो इसमें क्या होगा, S1 S2 सेम है, यानी ये तो ऊपर तो हो गया 2S, नीचे T1 प्लस T2। अब बच्चों यहां से देखो T1 किसके बराबर है, T1 बराबर S1 अपॉन V1, इसी तरीके से T2 बराबर S2 अपॉन V2। क्योंकि S1 S2 सेम है तो T1 अपॉन T2 किसके बराबर हो गया, S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। इसको सरल करोगे बच्चों तो ये नीचे V1 V2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो हो गया 2S मल्टीप्लाइड बाई V1 V2 और नीचे हो जाएगा आपके S बाहर आ जाएगा और V1 प्लस V2, S से S कट गया तो ये आपके आ गया 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला कब लागू होगा कि जब टाइम इंटरवल अलग अलग हो पर डिस्टेंस कवर्ड जो है वो सेम हो। इस तरीके से चीज तो केवल एक यही है, इसी को आपको ध्यान देना है। और एक ये इसी का रूप ये फॉर्मूला है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया बच्चों, ए कार ट्रेवल्ड द फर्स्ट थर्ड ऑफ डिस्टेंस D at a speed of 10 km per hour, second third at a speed of 20 km per hour and third at a speed of 60 km per hour, determine average speed of the car। ये कार रवाना होती है पॉइंट A से ये यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए B है। अब इसके टोटल डिस्टेंस के 3 हिस्से कर दीजिए। ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है S है, इसका 1/3 जो है S/3, ये एक 1S/3 एंड ये 1/3 इसके टोटल 3 पार्ट कर लिए। अब फर्स्ट 1/3 में इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड थर्ड में है इसकी स्पीड, और जो थर्ड पार्ट है उसमें स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया हुआ नहीं है, मान लीजिए ये टाइम T1 लगता है, यहाँ T2 लगता है और यहाँ टाइम लगता है T3। अब एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो एवरेज स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस है S डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि V बराबर होता है S बाई T1 बराबर हो गया, क्या हो गया S अपॉन V। तो S कितना है, S/3 डिवाइडेड बाई V 10, तो ये हो गया आपके S/30 किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं, ठीक है। T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस वही S/3 है और वेलोसिटी हो गई है 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया S/60। इसी तरीके से T3 बराबर डिस्टेंस कवर्ड है S/3 एंड स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया आपके S/180, ठीक है। यहाँ स्पीड को हम ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम अपने आप ही आवर में आएगा और डिस्टेंस जो है किलोमीटर में, ये ध्यान रखना। अब इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए S डिवाइडेड बाई T1 S/30 प्लस S/60 प्लस S/180। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चा, एलसीएम आ गया 180 आ गया।
6s प्लस 3s प्लस s, ऊपर s है, तो ये 180 चला गया ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई 6 और 3 9 और 10 है, ये हो गया बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज स्पीड ऑफ द कार होगी। बच्चों आप लोगों ने कई दफे देखा होगा कि स्पीड ही शब्द लिखा होता है, उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो। तो यदि कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, या सिंपली स्पीड यदि कहीं लिखा हुआ है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है एट एनी इंस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ये कार यहाँ से रवाना होती है, बी तक जाती है, तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए 10 AM पे रवाना हुई और यहाँ पे ये 10:30 पे पहुंची और इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली एस। अब यदि कोई कहे कि इस पॉइंट पे यानी 10 बजे और फिर ये जैसे मान लीजिए 10 मिनट्स एंड 10 सेकेंड, 10:10 और 10 सेकेंड, इसके ऊपर स्पीड कितनी थी, यदि ऐसा निकालने के लिए हमें कहें किसी इंस्टेंट पे, तो हम कहेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिंपली स्पीड। फॉर्मूला इसका वही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम वही कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज रेट, टाइम रेट एट विच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बच्चों स्पीड जो है चाहे एवरेज स्पीड हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, स्पीड अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, और यह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बच्चों एवरेज स्पीड किसके बराबर थी? एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस कवर्ड या चेंज इन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी टाइम इंटरवल, किसी डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना टाइम इंटरवल लगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा एवरेज स्पीड के अंदर। अब बच्चों इंस्टेंटेनियस की जब बात करते हैं तो जैसा हम कहते हैं कि किसी इंस्टेंट पे, यानी ये जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल जो है ये t2 माइनस t1, ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, यानी कि इतना छोटा कि ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो अब इसके अंदर, इसी के अंदर भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये आपका जाता है कि लिमिट में क्या है डेल्टा t टेंड्स टू 0, और इसको हम डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लिख देते हैं। तो ये जो स्पीड आती है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आता है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है जिसमें टाइम जो है टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल है, t1 t2 बिल्कुल पास में है। और बच्चों इसको यदि हम डिफरेंशिएशन के रूप में लिखना चाहें तो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, ds बाई dt। यदि s को जो है हम डिस्टेंस ले रहे हैं, s डिस्टेंस है, तो ds बाई dt। तो हमें कई जगह जरूरत पड़ेगी बच्चों इसमें इस फॉर्मूले की, ds बाई dt की, और सिंपली v भी लिख सकते हो। सिंपल यदि v लिखा हुआ है तो भी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एवरेज स्पीड जो होगी तो उसके लिए जैसे एवरेज लिखा हुआ मिलेगा, तो v इज इक्वल टू ds बाई dt। यदि इसको हम इस तरह से भी लिखें तो लिख सकते हैं ds बराबर v dt। और यदि हमें डिस्टेंस कवर निकालनी हो, डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, तो हम इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन v dt, और टाइम जो 0 से जैसे t तक या t1 टू t2 जो टाइम इंटरवल है 0 से t तक है या t1 से t2 है, वो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। अब बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैथ्स की बात है, ये फिजिक्स में काम आएंगे। इसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आगे फॉर्मूले में भी आपको बताऊंगा, ग्राफ के तरीके से कैसे इसको निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पर अभी हमारे लिए काम की चीज ये है कि v इंस्टेंटेनियस होती है ds बाई dt, और वी कैन से दैट टाइम जो डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन ds बाई देन चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल डिस्टेंस
यदि इक्वल टाइम में कवर होती है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक पहुँचता है, फिर पॉइंट सी तक जाता है। ए टू बी डिस्टेंस यदि मान लीजिए एस है और बी टू सी भी एस है, तो ए टू बी जाने में जितना समय लगता है टी, उतना ही समय बी टू सी जाने में लगना चाहिए। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो हम कहते हैं कि वह स्पीड जो है यूनिफॉर्म है। यदि यह मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो एक शब्द और लग जाएगा, लीनियर, यानी लीनियर यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी, रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं। यदि ये सर्कल में है तो ये सर्कुलर मोशन होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। कहने का मतलब है डिस्टेंस कवर होनी चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। जितनी स्पीड यहाँ है उतनी ही यहाँ पर है, उतनी ही यहाँ पर है, उतनी ही यहाँ पर है। यानी इसके अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड दोनों बराबर होती है। वेरिएबल स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या यूं कह दीजिए कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। वेलोसिटी किसके बराबर होगी? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जिसमें टाइम की कैलकुलेशन हम उस पीरियड की करते हैं जिस समय डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुए हैं। अब बच्चों यदि हम एक ग्राफ के द्वारा थोड़ा समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे है और यहाँ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है। ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक आ जाता है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 जाते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन वो है। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर आपको ऐसे एरो लगाना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगी? ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ए पे था तब मान लीजिए टाइम t1 था, और ऑब्जेक्ट बी पे आया तो टाइम t2 हो गया। तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए टू बी, इसको कैसे निकालोगे? आप ओरिजिन से ए का पोजीशन वेक्टर लीजिए। ये पोजीशन वेक्टर ए का ये मान लीजिए r1 है, और ये पोजीशन वेक्टर बी का ये r2 है। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर हो गया? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, या यूं कहिए चेंज इन वेक्टर r अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया आपके एवरेज वेलोसिटी का। यदि हम v एवरेज की बात करते हैं तो इसको हम डेल्टा s अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं, जहां s जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट में जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या सिंपली वेलोसिटी है। ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो बच्चों अभी हमने देखा कि v एवरेज किसके बराबर था? v एवरेज बराबर था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यदि टाइम को हम बहुत ही छोटा लें, क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकालना है हमें, यानी किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है, यानी बहुत छोटा है, तो ये किसके बराबर हो गया? हम ले लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम ऐसे लिखते हैं ds बाई dt। डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, सिंपली v लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंटेनियस लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली v इज इक्वल टू ds बाई dt। अब यदि बच्चों हम इस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा आपके
ds/dt का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपके मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट dt बराबर ds/dt। तो ये v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ करती थी, या इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला है। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों इक्वल होते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी in which equal change in displacement in equal time interval। वेरिएबल वेलोसिटी वो होती है जिसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है अनइक्वल टाइम इंटरवल के अंदर कवर होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज यदि हो गया तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब अच्छा हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाते हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, माइनस एक्स एक्सिस की ओर जाते हैं तो वेलोसिटी माइनस है। ऑब्जेक्ट यदि अपवर्ड जाता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, अपवर्ड यदि नीचे ऑब्जेक्ट यदि डाउनवर्ड आता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है। एक तो आप इस तरीके से देखोगे। दूसरी देखोगे आप कि मोशन की जो डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है। अच्छा, एक आपको यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो कोई वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है और आपको कहा गया कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है और आपको ए से बी की जो एवरेज वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन बताइए, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? तो आपको इस पॉइंट पे ये मान लीजिए आपके इस साइड में ग्राफ में ये पहले x1 x2 डिस्टेंस कवर हो रही है और यहाँ पे t1 टाइम पे था, ये t2 टाइम पे था। आप b और a को आपस में मिलाइए, ये एक कॉर्ड जो मिलेगी b to a, इस कॉर्ड को आप पीछे की ओर एक्सटेंड कीजिए और जो ये स्लोप हुआ है थीटा, ये शो करेगा a to b की एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। और यदि आपको किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन निकालो, जैसे पॉइंट P है, इसके ऊपर भी डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की, तो आप इस P पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचिए। ये टेंजेंट जो स्लोप बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ में, ये डिस्टेंस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस के साथ में जो ये स्लोप बनाती है ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ये स्लोप जो शो करेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगा। अब बच्चों, यदि आपके पास में दो ग्राफ है, एक का स्लोप ये θ1 और मान लीजिए एक का स्लोप ये θ2, ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी v2। अब ये पूछा जाए कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, v1 ज्यादा वेलोसिटी का है या v2 वेलोसिटी ज्यादा है? डायरेक्शन तो दोनों की θ1 θ2 से आ गई, पर मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है वेलोसिटी का, v1 का या v2 का? तो बच्चों, जिसका जितना ज्यादा स्लोप θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सो v2 इज ग्रेटर देन v1। यानी जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। इस तरह के क्वेश्चन समय जब आप करेंगे तो पूछे जा सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी इसमें यूनिफॉर्म मोशन में ना तो डायरेक्शन चेंज होती है, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है हमेशा। ये यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज होनी नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होगी। यूनिफॉर्म मोशन में किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम इंटरवल। मीन्स चाहे आप इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट में निकालो, चाहे आप किसी टाइम पीरियड में निकालो, वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। इसलिए इंस्टेंटेनियस, एवरेज, किसी भी टाइम पीरियड का ले लीजिए,
हमेशा सेम रहेगी। अब बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, आप उनके उत्तर मिला लीजिए। यदि आपके सारे उत्तर सही रहे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको किसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ और डिटेल में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और अपना उत्तर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका भी आंसर है यस, इसका नो, नो, यस, 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 नो, नो। इसके साथ ही ये वीडियो पूरा होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स और करने की इच्छा थी, कभी टाइम मिलेगा तो और करेंगे। इसके बाद अब हम एक बार एक्सेलरेशन का टॉपिक लेंगे और फिर बीच में न्यूमेरिकल्स और जरूरत पड़ेगी वैसे करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।